स्टूडेंट्स, आप सभी शीत युद्ध का अध्ययन कर रहे हैं। शीत युद्ध का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी प्रगति की ओर बढ़ने वाले चरणों का अध्ययन अभी किया जा रहा है। आज हम लोग शीत युद्ध के विस्तार के 5वें और 6ठे चरण का अध्ययन करेंगे। तो शीत युद्ध का जो 5वां चरण है 1963 से 1979 तक का, आप नोट करते जाइए और आपको जो मैटर है वो ई कंटेंट के माध्यम से उपलब्ध भी करवाया जा रहा है, उसमें भी आप इसको आगे पढ़ सकते हैं। तो 1962 के बाद शीत युद्ध में थोड़ी कमी आने लगी और जो एक माहौल था, उग्र माहौल था, उसमें शिथिलता आने लगी। लेकिन दोनों ही जो महाशक्तियां हैं उसमें प्रतिद्वंदिता तो चलती ही रही। और इस काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसमें एक तो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 25 जुलाई 1963 को ब्रिटेन सहित दोनों देशों ने मॉस्को में वायुमंडल, भारी अंतरिक्ष और समुद्र में अणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 26 जुलाई 1963 को अमेरिकी जनता के नाम अपने एक भाषण में कैनेडी ने इस संधि को शीत युद्ध की समाप्ति की ओर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास माना और ऐसा लगा कि यह जो संधि है यह शांति और विवेक की दिशा में सहायक रहेगी। 1963 में हॉटलाइन समझौता हुआ। वॉशिंगटन और क्रेमलिन में टेलीफोन और रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए यह समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय दोनों महाशक्तियों में सीधा संपर्क स्थापित करके भूल या आकस्मिक दुर्घटना से छिड़ने वाली युद्ध के संकट का निवारण करना था। जो अन्य महत्वपूर्ण घटना है इस काल की 1963 से 79 की, उसमें हम देखते हैं परमाणु अप्रसार संधि। यह 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ परमाणु अप्रसार संधि यह जो थी इस पर हस्ताक्षर किए और इसमें कहा गया कि परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को, मतलब जिनके पास परमाणु अस्त्र है और जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं है वो तो अस्त्र विहीन हो गए, तो जो परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र है, मतलब जिनके पास परमाणु शस्त्र है, वे अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी तरह की सहायता नहीं देंगे। 1970 में सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के मध्य मॉस्को बोन समझौता हुआ। इस समझौते द्वारा मॉस्को और बोन ने शक्ति प्रयोग का परित्याग किया और वस्तुस्थिति को स्वीकार कर लिया। 1971 में एक और समझौता हुआ जो लगभग 18 माह की बातचीत के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच पश्चिमी बर्लिन के बारे में हुआ। इसके अनुसार अब पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन जा सकेंगे और इस तरह पश्चिमी जर्मनी से पूर्व बर्लिन जाने पर भी कोई रुकावट नहीं रहेगी। यह समझौता भी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। बड़े राष्ट्रों के मध्य बर्लिन पर जो समझौता हुआ उसके कारण शीत युद्ध की उग्रता में तो कमी, एक तरह से बहुत कमी नहीं आई। इसने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य सामान्य संबंध कायम करने के लिए दिशा निर्देश किया। 19 नवंबर को पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बोन में इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों जर्मन राज्यों के बीच पिछले 23 साल से जो तनातनी खिंचाव चला आ रहा था वो समाप्त हो गया और दोनों ही जर्मन राज्यों ने एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को, एक दूसरे के होने को, अस्तित्व को स्वीकार किया और अनेक मानवीय क्षेत्रों में सहयोग करने की बात कही। 1973 में दोनों जर्मन राज्यों को यूएनओ की सदस्यता प्रदान की गई। 1973 में
3 जुलाई से 6 जुलाई तक फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यूरोप के 35 राज्यों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन का उद्देश्य शीत युद्ध को समाप्त करके सभी राज्यों में सुरक्षा की भावना को विकसित करना था। 1974 में व्लादिवोस्टोक शिखर सम्मेलन अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा तनाव कम करने के ही प्रयासों का परिणाम था। यह द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन था। व्लादिवोस्टोक में राष्ट्रपति फोर्ड और सोवियत नेता ब्रेजनेव की यह मुलाकात और उनमें सामरिक अस्त्र परिसीमन समझौते की रूपरेखा तैयार करना शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, जो इसी क्रम में आगे एक और सम्मेलन हुआ, तृतीय यूरोपीय सहयोग और सुरक्षा सम्मेलन बेलग्रेड में जून 1977 में हुआ। इसमें लगभग 50 यूरोपीय देशों ने भाग लिया। सम्मेलन में पूर्व और पश्चिम के बीच सुरक्षा और सद्भाव स्थापित करने के लिए यूरोपीय सहयोग को और दृढ़ बनाने के प्रश्न पर विचार हुआ। यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अनेक सुझाव दिए गए। तो यह है शीत युद्ध के विस्तार का 5वां चरण। और शीत युद्ध के विस्तार का जो 6ठा चरण है, जो 1980 से 89 तक चला है, तो यह जो पीरियड है इसमें दोनों ही महाशक्तियों के बीच सहयोग होने के साथ साथ प्रतियोगिता भी चलती रही। इसमें युद्ध के अलावा सभी साधनों द्वारा संघर्ष हो रहा था। तो इसे कुछ लोगों ने, इसे विद्वानों ने इसे दूसरा शीत युद्ध भी कहा है या नव शीत युद्ध भी कहते हैं। तो वैसे तो इस नए शीत युद्ध का प्रारंभ राष्ट्रपति रीगन के सत्ता में आते ही माना जाता है, जब अस्त्र शस्त्र को बढ़ावा दिया, मित्र राष्ट्रों का पुनः शस्त्रीकरण, शस्त्रों की होड़ को तेज करना और सोवियत संघ के प्रति कठोर नीति अपनाने की घोषणा हुई। और इससे पूर्व देतांत जो काल था, जो तनाव में शिथिलता का काल, इसको हम अलग से भी बच्चों पढ़ेंगे देतांत को। तो इसमें अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अमेरिका और सोवियत संघ ने अलग अलग पक्षों का साथ भी दिया। जैसे 1971 में बांग्लादेश के स्वाधीनता संघर्ष में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और सोवियत संघ ने भारत का पक्ष लिया। 1969 में जब पश्चिमी जर्मनी ने राष्ट्रपति के चुनावों को पश्चिम बर्लिन में संपन्न कराने का निश्चय किया, तो पश्चिम और पूरब में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। 1975 में अंगोला में दोनों पक्ष, अमेरिका और सोवियत संघ ने विरोधी गुटों का साथ दिया। सोवियत संघ ने क्यूबा से मिलकर अंगोला में अमेरिका, चाइना और साउथ अफ्रीका के यूनिटा को समर्थन देने के संयुक्त प्रयासों को विफल किया। पश्चिमी देश दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का समर्थन करते, तो सोवियत संघ इसका कट्टर विरोधी रहा। वॉशिंगटन में जो नाटो शिखर सम्मेलन था, उसमें कार्टर ने वार्सा शक्तियों की सैनिक क्षमताओं की चर्चा करते हुए नाटो शक्तियों के आधुनिकीकरण पर बल दिया। तो हम देखते हैं किस तरह से अलग अलग पक्षों, महाशक्तियों ने अलग अलग पक्षों का समर्थन किया। 1979 के अंत में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप पर अमेरिका ने बहुत ही हल्ला मचाया। राष्ट्रपति कार्टर ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को विदेश शांति के लिए गंभीर खतरे की संज्ञा दी। तो जो लड़ाई थी, प्रतिद्वंदिता थी, वह चलती जा रही थी। 1983 के मध्य में दक्षिणी कोरिया के विमान को सोवियत संघ द्वारा मार गिराए जाने की अमेरिका में सबसे तीखी प्रतिक्रिया हुई। मध्य सितंबर 1983 में आरंभ हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में भाग लेने के लिए सोवियत विमान से आने वाले वहां के विदेश मंत्री श्री ग्रेमिको को अमेरिका ने आवश्यक सुरक्षा देने में असमर्थता जताई। इस पर सोवियत संघ की सरकार ने मांग की कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को अमेरिका से हटाया जाए। 1986 में अमेरिका ने जो स्टार वार कार्यक्रम था अमेरिका का, उसके विरुद्ध सोवियत संघ ने भी कार्यवाही प्रारंभ की। 1987 में सोवियत संघ ने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करते हुए परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका को आगाह किया
कि यदि 1987 में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो वह भी परमाणु परीक्षण करेगा। तो इस तरह से दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, संघर्ष जो है वह चलता जा रहा था और जो महाशक्तियाँ थी एक दूसरे के विरोध में अन्य पक्षों का सहारा ले रही थी। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि शीत युद्ध की प्रगति किस तरह से हुई हमने जाना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शीत युद्ध ने महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। सबसे प्रमुख बात तो यह थी कि पूरा विश्व दो भागों में विभक्त हो गया था। हम सभी जानते हैं बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवाद का समर्थक रहा और सोवियत संघ जो साम्यवाद का समर्थक रहा। तो जब पूरा विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया, संघर्ष चल रहा था, संपूर्ण विश्व में अशांति थी, तो ऐसे में आतंक का और अविश्वास का, आपसी तनाव, वैमनस्य की स्थितियां विद्यमान थी और आणविक युद्ध की संभावना का भय बना रहता था। दोनों ही महाशक्तियों ने अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सैनिक संधियां की, सैनिक गठबंधन किए, शस्त्र अस्त्र का निर्माण किया। तो जो स्थितियां थी, जो विकास के कार्यों में जो पैसा लगना चाहिए था या जो रचनात्मक कार्य में लगता, वह चूंकि एक दूसरे का विरोध महाशक्तियां कर रही थी, तो वो जो सारा कंस्ट्रक्टिव काम होने की बजाय एक तरह से जो आर्म्स कंस्ट्रक्शन में ये पैसा लग रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थिति ऐसे में बहुत कमज़ोर हो रही थी और दोनों ही महाशक्तियों ने इसे एक ऐसा विवादास्पद मंच बना दिया था जहाँ पे वो एक दूसरे की आलोचना करने के लिए, एक दूसरे का प्रचार करने के लिए इसको यूज़ करते थे। तो ऐसे में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, उसकी भी स्थिति कमज़ोर होती गई और जो विश्व की तीसरी दुनिया के जो देश हैं, जहाँ वो गरीबी, पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी जैसे समस्याओं से जूझ रहे थे, वहीं उनकी स्थिति को कई बार नकारा गया और मानव कल्याण से संबंधित जो कार्य थे उनकी उपेक्षा हो रही थी। तो ये तो एक तरह से नकारात्मक प्रभाव था शीत युद्ध का, लेकिन गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है वह एक तरह से सकारात्मक योगदान है इसका कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला इस काल में और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली। शीत युद्ध के कारण ही शांति का महत्व समझ में आया और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन मिला और तकनीकी उन्नति हुई, खास तौर से आणविक शक्ति के विकास की दिशा में। और जो राष्ट्र थे विभिन्न, उनकी विदेश नीति में भी यथार्थवाद को देखा जाने लगा और शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। तो शीत युद्ध ने महत्वपूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया और एक तरह से शीत युद्ध में शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा था और कई तरह के प्रकार के साधन इसमें यूज़ किए गए, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया गया और जो कमज़ोर राष्ट्र थे उनको आर्थिक सहायता देकर अपने अपने गुटों में शामिल करने का प्रयास दोनों महाशक्तियों ने किया। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए विश्व की राजनीति में। 1989 में एक चमत्कारी मोड़ आया विश्व के इतिहास में और शीत युद्ध के मूल कारण समाप्त हो गए। बर्लिन की दीवार का पतन हो गया, जर्मनी का एकीकरण हुआ, वार्सा पैक्ट भंग हो गया और दोनों महाशक्तियों के बीच संबंधों की मधुरता की शुरुआत हुई। यह शीत युद्ध की समाप्ति का ही परिणाम था कि खाड़ी संकट के समय सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलकर सुरक्षा परिषद प्रस्तावों का समर्थन किया। शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का समाप्त होना तथा सोवियत संघ में राजनीतिक और आर्थिक संकट जो उभर रहा था वह था। तो सोवियत संघ अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं रहा था। राष्ट्रपति गोर्बचेव जो थे उन्होंने यथार्थपरक मूल्यांकन किया अपनी तत्कालीन स्थितियों का और शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करने में ही उन्हें अपना हित दिखाई दिया। तो यह तो था बच्चों शीत युद्ध और किस तरह से शीत युद्ध का अंत हुआ
और शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया।